ब्लडी मेरी की कहानी से जुड़ी मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय अंधेरे में शीशे के सामने खड़ा होकर ब्लडी मेरी को 3 बार पुकारे तो मेरी की आत्मा प्रकट हो जाती है। वह अपने साथ डर, खौफ और मौत लेकर आती है। कई लोगों का मानना है कि मेरी एक महिला थी जिसका दर्दनाक अतीत उसे एक खतरनाक आत्मा में बदलने का कारण बना। ब्लडी मेरी की कहानी के कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन हर कहानी में एक दर्दनाक घटना जुड़ी है। कुछ का कहना है कि मेरी एक महिला थी जिसे जादू टोने के आरोप में जलाया गया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वह एक निर्दोष महिला थी जिसे गलत तरीके से मार दिया गया था। लेकिन एक बात हर कहानी में समान है, मेरी की आत्मा शांत नहीं हो सकी और वह अब हर उस इंसान से बदला लेने आती है जो उसे बुलाने की हिम्मत करता है। कहा जाता है कि ब्लडी मेरी की आत्मा देखने में बेहद भयानक होती है। उसका चेहरा जला हुआ खून से लथपथ होता है और उसकी आंखों में क्रूरता झलकती है। लोग बताते हैं कि अगर मेरी प्रकट हो जाती है तो उसकी उपस्थिति मौत का संकेत होती है। वह उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाती है जिसने उसे बुलाया हो, और उसकी मौत भी बेहद दर्दनाक होती है। अब इस सच्ची और खौफनाक कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ दोस्त ब्लडी मेरी को मजाक में बुलाते हैं, लेकिन यह मजाक उनके लिए एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। इस कहानी में हर हिस्सा खौफ और सस्पेंस से भरा होगा और अंत में ऐसा मोड़ आएगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। साल 1850 की एक सर्द रात थी। शहर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक खौफनाक अफवाह फैली थी। गांव के लोग कहते थे कि उनके बीच एक ऐसी आत्मा घूम रही है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकली रहती है। उस आत्मा का नाम था ब्लडी मेरी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी या क्यों लोगों का पीछा कर रही थी, लेकिन गांव में उसकी खौफनाक कहानियां मशहूर हो चुकी थीं। गांव के पास ही एक पुराना चर्च था जिसकी दीवारों पर अभी भी कुछ अजीबोगरीब निशान थे। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था और वही औरत अब ब्लडी मेरी बन चुकी है। उस औरत का असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे मेरी कहने लगे थे और उसकी खून से लथपथ आंखों की वजह से उसे ब्लडी मेरी का नाम दे दिया गया। मेरी एक साधारण लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से गांव में रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और मेरी भी खेतों में काम करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक दिन गांव में एक हादसा नहीं हो गया। गांव के एक शक्तिशाली परिवार के बेटे ने मेरी पर आरोप लगाया कि वह जादू टोना करती है। उस समय जादू टोना को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और बिना सबूत के भी लोग सजा देने को तैयार हो जाते थे। मेरी को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे चर्च के सामने लाकर बांध दिया गया। चर्च के पादरी और गांव के मुखिया ने फैसला किया कि मेरी को सजा दी जानी चाहिए। लोगों ने उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। आग की लपटों में जलती हुई मेरी चीख चीख कर लोगों को बद्दुआ देती रही और कहा कि वह वापस लौटेगी और बदला लेगी। उसकी आखिरी चीख आज भी चर्च की दीवारों से टकराती है, ऐसा गांव के बूढ़े लोग कहते हैं। जब मेरी की मौत हो गई तब से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोग चीखें सुनते। कुछ लोगों ने काले धुएं जैसी आकृति को अपने घरों के आसपास घूमते देखा। कुछ लोग गायब होने लगे और अगले दिन उनकी लाशें खेतों में मिलती। उनके चेहरों पर खौफनाक निशान होते, जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हों। गांव वालों का मानना था कि यह सब ब्लडी मेरी का काम था। गांव में एक मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरी रात में शीशे के सामने खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मेरी का नाम पुकारे तो वह प्रकट हो जाएगी, लेकिन इसको आजमाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग डरते थे कि अगर उन्होंने मैरी को बुला लिया तो वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन गांव के कुछ युवा, जिन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसे सिर्फ एक मजाक मानते थे। गांव में 3 दोस्त थे, रमेश, विक्रम और सनी। ये तीनों गांव के सबसे शरारती लड़के थे और हमेशा कुछ न कुछ नया और खतरनाक करने की सोचते रहते थे। जब उन्होंने ब्लडी मेरी की कहानी सुनी तो उन्हें हंसी आई। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। उन्होंने तय किया कि वे ब्लडी मेरी को बुलाने का तरीका आजमाएंगे
और सबको साबित करेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है। रात का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। तीनों दोस्त गांव के पुराने चर्च के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक टूटा हुआ शीशा देखा जिसे लोग कभी नहीं छूते थे, क्योंकि माना जाता था कि यह वही शीशा है जिसमें मेरी की आत्मा कैद है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और शीशे के सामने खड़ा हो गया। विक्रम और सनी भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से 3 बार बोले, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। कुछ पलों के लिए कुछ नहीं हुआ। वे तीनों हंस पड़े और बोले कि यह सब सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन तभी अचानक चर्च के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, हवा तेज चलने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वे डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी शीशे में एक धुंधली परछाई दिखने लगी। यह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और उसमें एक महिला का चेहरा दिखा। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक थी। तीनों दोस्तों ने देखा कि वह परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। रमेश ने घबराकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा टूटने की बजाय उसके हाथ में चिपक गया। विक्रम और सनी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। ब्लडी मेरी की परछाई अब उनके सामने थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब तुमसे बदला लेने आई हूं। रमेश, विक्रम और सनी ने ब्लडी मैरी को चर्च के सामने खड़े होकर बुला लिया था। अब मैरी की खौफनाक आत्मा उन तीनों के सामने थी और उनकी तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। ब्लडी मैरी की परछाई, जो अभी तक शीशे के अंदर कैद थी, अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगी थी। उसका चेहरा और अधिक भयानक दिखने लगा। उसकी आंखें लाल चमकती हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वह उनके डर का आनंद ले रही हो। रमेश, विक्रम और सनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो खून उनके शरीर से निकल गया हो। वे तीनों पूरी तरह से कांप रहे थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना था। चर्च के अंदर अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और चर्च के बड़े दरवाजे जोर से बंद हो गए। चर्च की टूटी फूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी भी गायब हो गई। अब वहां पूरी तरह अंधेरा छा गया था और सिर्फ ब्लडी मेरी की परछाई की हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। मेरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी लंबी खून से लथपथ उंगलियां रमेश की ओर बढ़ने लगीं। रमेश ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। ऐसा लगा जैसे उस चर्च के अंदर कोई आवाज गूंज नहीं सकती थी। ब्लडी मेरी की उंगलियों ने रमेश के कंधे को छुआ और उसी वक्त रमेश का शरीर अचानक से अकड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम और सनी ने देखा कि रमेश के शरीर से धुआं उठने लगा था। उसकी चमड़ी जली हुई लग रही थी, जैसे आग की लपटों में झुलस रही हो। रमेश दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से मेरी के कब्जे में था। कुछ ही क्षणों में रमेश की चीखें भी खत्म हो गईं और उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसमें अब कोई जीवन नहीं बचा था। विक्रम और सनी ने रमेश की हालत देखकर जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन ब्लडी मेरी की परछाई ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम ने अपने आसपास देखा, लेकिन अब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चर्च के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद हो चुकी थीं और अंधेरा इस कदर घना था कि उन्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सनी ने विक्रम को पकड़कर जोर से कहा, हमें भागना होगा, जल्दी भागो। लेकिन विक्रम जैसे अपनी जगह जड़ हो गया था। वह कांपते हुए ब्लडी मेरी की ओर देख रहा था, जो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। मेरी ने अपनी लाल चमकती आंखों से विक्रम की आंखों में झांका और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी आत्मा को अंदर से देख रही हो। मेरी ने विक्रम की ओर झुककर धीरे से कुछ फुसफुसाया, जो सनी को सुनाई नहीं दिया। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। ब्लडी मेरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और अचानक विक्रम का पूरा शरीर झटके से कांपने लगा। उसकी चमड़ी फटने लगी और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं।
विक्रम की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर एक अजीब सी आकृति में मुड़ गया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। विक्रम भी अब रमेश की तरह मर चुका था। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था। अब सिर्फ सनी ही बचा था। उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और अब वह खुद मेरी के सामने अकेला था। सनी के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी तरह से यहां से भाग निकलना। लेकिन चर्च का हर दरवाजा बंद था और ब्लडी मेरी की परछाई अब चारों तरफ फैल चुकी थी। सनी ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, ब्लडी मेरी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन ब्लडी मेरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। सनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ब्लडी मेरी अब सनी के एकदम सामने थी। उसने अपना खून से सना हुआ हाथ सनी की ओर बढ़ाया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। सनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसके दर्द का आनंद ले रही हो। सनी ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं था। ब्लडी मेरी ने अपनी ताकत से सनी की गर्दन को धीरे धीरे घुमा दिया और एक जोरदार चटाक की आवाज के साथ उसकी गर्दन टूट गई। सनी का शरीर ढीला हो गया और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। अब चर्च के अंदर सन्नाटा था और वहां सिर्फ 3 लाशें पड़ी थीं, रमेश, विक्रम और सनी की। अगले दिन जब गांव के लोग चर्च के पास से गुजरे तो उन्हें चर्च के अंदर 3 लाशें मिलीं। उनके शरीर बुरी तरह से बिगड़े हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव में खबर फैल गई कि रमेश, विक्रम और सनी की मौत ब्लडी मैरी के कारण हुई थी। लोगों में खौफ फैल गया और वे चर्च के पास जाने से भी डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही ब्लडी मैरी की आत्मा थी जिसे सालों पहले चर्च के सामने जिंदा जलाया गया था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को चेतावनी दी कि अब ब्लडी मैरी का आतंक और बढ़ने वाला है। जिसने भी उसे पुकारा है उसकी मौत निश्चित है। ब्लडी मैरी की क्रूरता से रमेश, विक्रम और सनी की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। लोगों के दिलों में खौफ गहराता जा रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को सख्त हिदायत दे दी थी कि अब कोई चर्च के आसपास भी न भटके। लेकिन यह खौफ सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। ब्लडी मैरी का आतंक अब पूरे इलाके में फैलने लगा था और उसकी हवाओं में अजीब सी दहशत तैरने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव का एक और समूह था जो उन 3 दोस्तों की मौत के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था। यह समूह था गांव के युवा लड़कों का, जिनमें अर्जुन, मनोज और राहुल शामिल थे। इन तीनों को रमेश, विक्रम और सनी की मौत के बारे में पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें शक था कि इस खौफनाक घटना के पीछे कोई और वजह हो सकती है और वे इसे एक अफवाह मान रहे थे। अर्जुन, मनोज और राहुल तीनों दोस्त थे और उन्होंने फैसला किया कि वे खुद जाकर पता करेंगे कि चर्च में सचमुच क्या हुआ था। अर्जुन, जो कि बाकी दोस्तों से ज्यादा बहादुर और जिज्ञासु था, ने कहा, हमारे पास एक मौका है इस रहस्य को सुलझाने का। अगर हमने यह जान लिया कि उन तीनों की मौत कैसे हुई तो हम अपने गांव को इस डर से छुटकारा दिला सकते हैं। मनोज और राहुल थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन वे अर्जुन के आत्मविश्वास से प्रभावित थे। उन्होंने भी इस खोजी मिशन में शामिल होने का फैसला किया। रात के वक्त जब गांव के लोग सो रहे थे, अर्जुन, मनोज और राहुल बिना किसी को बताए चर्च की ओर निकल पड़े। वे तीनों अपने साथ एक टॉर्च और कुछ धार्मिक प्रतीक लेकर चल रहे थे ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना कर सकें। उनके कदम धीमे और सावधान थे और दिलों की धड़कनें तेज। चर्च के करीब पहुंचते ही वे उस ठंडी हवा को महसूस करने लगे
जो उन तीनों को अंदर तक कंपा रही थी। चर्च के चारों ओर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और वहां का माहौल पूरी तरह खौफनाक था। चर्च का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, लेकिन अंदर से अंधेरा घना था। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि यह सही विचार है? यहां कुछ गलत महसूस हो रहा है। अर्जुन ने अपने डर को छिपाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हम यहां सच जानने आए हैं और यही हम करेंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और चर्च के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी और जगह जगह पुराने दिए बुझे हुए पड़े थे। चर्च के अंदर वही पुराने शीशे लगे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वही ब्लडी मेरी का दरवाजा है। तीनों लड़कों ने शीशे की तरफ देखा और अचानक वहां हलचल होने लगी। मनोज ने टॉर्च से शीशे पर रोशनी डालते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने भी यह देखा? शीशे के अंदर एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे साफ होने लगी थी। वह परछाई ब्लडी मेरी की थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं और वह उन तीनों की ओर सीधी देख रही थी। अर्जुन ने घबराकर कहा, यह वही है, ब्लडी मेरी। हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे भागने की कोशिश करते, चर्च के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। पूरी जगह अंधकार में डूब गई और एक भयानक हंसी की गूंज पूरे चर्च में सुनाई दी। ब्लडी मेरी की आत्मा अब पूरी तरह से उन पर हावी हो चुकी थी। अर्जुन और राहुल ने मनोज की ओर देखा, जो बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था और वह घबराहट में अपने हाथों से अपनी छाती को जोर जोर से मसलने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कुछ उसके अंदर घुस रहा है। ब्लडी मैरी की परछाई तेजी से मनोज के पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और वह मनोज की आंखों में समा गई। मनोज चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। अचानक उसका शरीर हवा में उठा और जोर से दीवार से टकरा गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मनोज दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी बाहर नहीं आ रही थी। अर्जुन और राहुल बस देख रहे थे, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। अचानक मनोज का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसकी खून से सनी हुई लाश जमीन पर गिर पड़ी और ब्लडी मेरी की हंसी एक बार फिर गूंजने लगी। अर्जुन और राहुल के दिल में खौफ और गहरा हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब उनकी बारी थी। राहुल ने जल्दी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर एक जगह स्थिर हो गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले पर किसी ने उंगलियों से कसकर पकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगीं। राहुल ने छटपटाते हुए अर्जुन की ओर मदद के लिए देखा, लेकिन अर्जुन खुद डर से जड़ हो चुका था। ब्लडी मेरी ने राहुल के गले को जोर से घुमाया और उसकी गर्दन टूटने की आवाज गूंज उठी। उसका शरीर झटके से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अब अर्जुन अकेला बचा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मौत निश्चित थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ धार्मिक प्रतीक कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन ब्लडी मेरी की ताकत अब हद से बढ़ चुकी थी। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए अपनी खून से सनी उंगलियों को उसकी ओर बढ़ाया। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी चर्च की दीवारों में गुम हो गई। मेरी की उंगलियों ने अर्जुन के चेहरे को छुआ और उसका पूरा शरीर अचानक से ठंडा पड़ने लगा। उसकी त्वचा नीली होने लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। अर्जुन अब पूरी तरह से मेरी के कब्जे में था। उसके शरीर ने आखिरी झटके लिए और फिर वह भी मनोज और राहुल की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा दर्द से अकड़ा हुआ था। अगले दिन गांव के लोग जब चर्च के पास से गुजरे तो उन्हें 3 और लाशें मिली, अर्जुन, मनोज और राहुल की। उनकी हालत देखकर पूरे गांव में फिर से खौफ फैल गया। अब गांव के लोग चर्च के पास जाने से भी डरने लगे थे। बुजुर्गों ने साफ कह दिया कि ब्लडी मेरी का प्रकोप अब पूरे गांव पर पड़ने वाला था। ब्लडी मेरी का आतंक
अब सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं था। उसकी आत्मा अब गांव के लोगों के पीछे भी थी। जिस किसी ने भी उसे पुकारा उसकी मौत निश्चित थी। अर्जुन, मनोज और राहुल की मौत ने पूरे गांव में टहलका मचा दिया था। लोग अब समझ चुके थे कि ब्लडी मेरी का आतंक उनके बीच हकीकत बन चुका था। हर कोई डरा हुआ था और रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोग चर्च के पास से गुजरने में कतराने लगे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अब इस स्थिति को और गंभीरता से लेने लगे थे। कुछ का मानना था कि ब्लडी मेरी की आत्मा को शांत करने का कोई उपाय होना चाहिए, जबकि बाकी इस बात पर अडिग थे कि अब बस भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। गांव के सरपंच रामकिशन ने एक मीटिंग बुलाई ताकि इस मसले पर कुछ निर्णय लिया जा सके। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठे हो गए। रामकिशन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमने बहुत सहा है, अब हमें कुछ करना होगा। यह ब्लडी मेरी का आतंक हमारे गांव को तबाह कर रहा है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गांव के पंडित जी, जो हमेशा धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े रहते थे, बोले, यह बहुत पुरानी आत्मा है, इसके पीछे कोई पुरानी साजिश या श्राप हो सकता है। हमें इसे शांत करने का उपाय ढूंढना होगा। लेकिन गांव के एक और बुजुर्ग हरिदास, जो इस सब में विश्वास नहीं करते थे, ने कहा, यह सब बकवास है। आत्माएं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब केवल हमारी मानसिकता का खेल है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। रामकिशन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गांव के 4 लोगों की जान जा चुकी है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ब्लडी मेरी की आत्मा और लोगों को मार डालेगी। पंडित जी ने कहा, मैंने पुरानी पुस्तकों में एक तरीका पढ़ा है जिससे हम इस आत्मा को शांत कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस जगह जाकर कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने होंगे जहां इस आत्मा का वास है। हमें वहां यज्ञ करना होगा और उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। रामकिशन ने हामी भरते हुए कहा, तो हम यही करेंगे। गांव के कुछ लोग हमारे साथ चलेंगे और हम इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन इस काम के लिए गांव में बहुत कम लोग तैयार थे। किसी को चर्च के करीब जाने में भी डर लग रहा था। अंत में पंडित जी के साथ रामकिशन और कुछ अन्य बहादुर युवक जैसे मोहित, राजेश और सुरेश तैयार हुए। रात का समय चुना गया क्योंकि माना जाता था कि रात के समय आत्माएं अधिक सक्रिय होती हैं। पंडित जी ने अपने साथ यज्ञ की सामग्री, मंत्रों की किताबें और कुछ धार्मिक प्रतीक लिए। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने इन बहादुर लोगों की हिम्मत की तारीफ की। रात के अंधेरे में जब वे चर्च के पास पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी और उनके पैरों तले सूखे पत्तों की आवाज गूंज रही थी। रामकिशन ने पंडित जी से कहा, यहां का माहौल बहुत भयानक है। क्या आपको यकीन है कि हम इसे शांत कर पाएंगे? पंडित जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, भगवान का नाम लो और इस काम में जुट जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने चर्च के बाहर यज्ञ की शुरुआत की। मंत्रों का जाप शुरू हुआ और आग जलने लगी। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे बोल रहे थे। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक हवाओं की दिशा बदल गई। आग की लपटें तेजी से हिलने लगीं और एक भीषण चीख सुनाई दी। सभी लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे। चर्च के शीशों में हलचल हो रही थी और अंदर से ब्लडी मेरी की परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह यज्ञ को रोकने के लिए आ रही हो। रामकिशन ने घबराकर पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? क्या हमारा यज्ञ उसे रोकने में नाकाम हो रहा है? पंडित जी ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, हमें और ज्यादा जोर से मंत्रों का जाप करना होगा। उसे रोकने का यही एक तरीका है। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, ब्लडी मेरी की शक्ति भी बढ़ती गई। उसकी परछाई अब पूरी तरह से चर्च के बाहर आ चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी हंसी से पूरा वातावरण कंपायमान हो रहा था। अचानक ब्लडी मेरी ने अपनी नजरें राजेश पर टिका दी। राजेश, जो कि अब तक सबसे शांत दिख रहा था, अचानक जोर से चीखने लगा। उसके शरीर में झटके आने लगे और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था।
उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके चेहरे पर भयंकर दर्द की झलक थी। नहीं, नहीं, राजेश चिल्लाता रहा, लेकिन ब्लडी मेरी ने उसे जकड़ लिया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी और अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया। वह जोर से दीवार से टकराया और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज सुनाई दी। राजेश का खून चारों तरफ बिखर गया और वह वहीं दम तोड़ गया। बाकी लोग यह नजारा देखकर सकते में थे। राजेश की मौत के बाद बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए थे। पंडित जी ने जल्दी से यज्ञ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब ब्लडी मेरी की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। उसके प्रकट होते ही यज्ञ की अग्नि बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। मोहित और सुरेश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्लडी मेरी ने उन्हें भी जकड़ लिया। उनकी सांसें रुकने लगीं और वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनके चेहरे पर खून और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रामकिशन, जो कि अब तक बस देख रहा था, समझ चुका था कि पंडित जी का यह अनुष्ठान काम नहीं कर रहा है। वह डर और खौफ के बीच अपने गांव को इस संकट से बचाने के लिए आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। हमें इसे यहीं छोड़कर भागना होगा। अगर हम यहां रुकेंगे तो हम सब मर जाएंगे, रामकिशन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं था। ब्लडी मेरी की आत्मा ने पूरे चर्च को अपने कब्जे में कर लिया था और अब वह हर किसी की जान लेने पर तुली हुई थी। राजेश, मोहित और सुरेश की मौत ने बाकी लोगों के मन में आतंक और डर की चरम सीमा पैदा कर दी थी। रामकिशन और पंडित जी अब इस खौफनाक मंजर के बीच फंसे हुए थे, लेकिन भागने की कोई संभावना नहीं थी। ब्लडी मेरी की आत्मा ने जैसे पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हवा में उसके डरावने अट्टहास की आवाज गूंज रही थी और अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें हर किसी को डराने के लिए काफी थीं। चर्च के भीतर छिपे हुए लोग बाहर की चीखें सुनकर सहम गए थे। वे जान चुके थे कि इस आत्मा से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर क्या हो रहा था, इसका अंदाजा उन्हें पंडित जी के मंत्रों और उसके बाद अचानक फैले सन्नाटे से हो चुका था। रामकिशन ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, हमें यहां से किसी तरह निकलना होगा। अगर हम और देर करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। ब्लडी मेरी अब पूरे गांव को खत्म कर देगी। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम कहां जाएंगे? यह आत्मा हमें जहां भी जाएंगे वहां तक पहुंच जाएगी। यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसकी शांति का उपाय नहीं कर लेते। पर उपाय क्या है? अनुष्ठान तो असफल हो गया, रामकिशन ने थरथराती आवाज में पूछा। पंडित जी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, मैंने अपनी पुस्तकों में एक और तरीका पढ़ा था, पर वो बेहद खतरनाक है। अगर हम उसे ठीक से नहीं कर पाए तो यह आत्मा और भयंकर रूप ले सकती है। रामकिशन ने गहरी सांस लेकर कहा, इस समय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें कोशिश करनी ही होगी। ब्लडी मेरी अब गांव के अलग अलग हिस्सों में अपने आतंक का विस्तार कर रही थी। गांव के कई और लोग इस आत्मा का शिकार बन चुके थे। जिन घरों में लोग सुरक्षित समझ रहे थे, वहां अचानक से दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। एक औरत, राधा, जो अपने घर में बच्चों के साथ छिपी हुई थी, ने दरवाजे के बाहर हलचल सुनी। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा तो एक डरावनी परछाई दिखी। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा देखकर राधा की चीख निकल गई। नहीं नहीं, राधा जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ब्लडी मेरी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया और कुछ ही पलों में उसका शरीर बेजान हो गया। उसके बच्चे यह सब देखकर चीखते हुए कोने में दुबक गए। पंडित जी और रामकिशन अब भी चर्च के भीतर थे। वे दोनों भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ब्लडी मैरी की परछाई वहां पहले से मौजूद थी। उसकी उपस्थिति ने दोनों के दिलों में भय की नई लहर दौड़ा दी। पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन इस बार ब्लडी मैरी का विकराल रूप और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसकी हंसी अब और भी गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसकी आवाज ने पूरा चर्च हिला दिया। रामकिशन, जो अब तक सहमे हुए थे, ने हिम्मत करके पंडित जी से कहा, हमें कुछ और करना होगा। यह आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई है। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा तभी शांत हो सकती है जब हम इसे पूरी तरह से नष्ट करने का उपाय ढूंढ लें। मुझे लगता है कि यह आत्मा किसी बहुत पुराने अपराध से बंधी हुई है। हमें इसका असली कारण पता करना होगा।
पंडित जी ने रामकिशन से कहा, मुझे लगता है कि ब्लडी मेरी का अतीत बहुत ही खतरनाक है। हमें इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। रामकिशन ने कहा, पर हमें यह जानकारी कहां से मिलेगी? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हमारे गांव से कुछ दूर एक पुराना महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। मैंने सुना है कि वहां कुछ प्राचीन कागजात हैं जिनमें इस आत्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हमें वहां जाना होगा। रामकिशन ने घबराते हुए कहा, वह महल? लोग कहते हैं कि वहां पहले से ही बहुत सी आत्माएं रहती हैं। अगर हम वहां गए तो हमारी जान भी जा सकती है। पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, हमें जान की परवाह किए बिना जाना होगा। यह आखिरी मौका हो सकता है इस आत्मा को रोकने का। अगर हम नहीं गए तो ब्लडी मेरी पूरे गांव को तबाह कर देगी। अगली सुबह रामकिशन और पंडित जी उस पुराने महल की ओर रवाना हुए। महल गांव से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। रास्ता कठिन और डरावना था और दोनों के दिलों में इस यात्रा को लेकर संशय और भय का माहौल था। रास्ते में हर कदम के साथ डर का अनुभव होता जा रहा था। चारों तरफ घना जंगल और पुरानी सुनसान सड़कें थीं, जहां कभी कभार जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। जब वे महल के करीब पहुंचे तो उन्हें दूर से ही उसका भूतिया स्वरूप नजर आया। महल की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों ओर बिखरे हुए पत्थर माहौल को और डरावना बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह महल सदियों से वीरान पड़ा हो और अब वहां आत्माओं का डेरा हो। रामकिशन और पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर महल के मुख्य दरवाजे को खोला। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें कुछ अजीब और भयावह चेहरे नजर आ रहे थे। महल के अंदर धूल और जालों का अंबार था, जिससे लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। पंडित जी ने कहा, यहां कुछ जरूर छुपा हुआ है, हमें ध्यान से देखना होगा। वे महल के बड़े कक्षों को पार करते हुए अंदर की ओर बढ़े। एक बड़े हॉल में उन्हें एक पुराना अलमारी दिखा जो लगभग ध्वस्त हो चुका था। पंडित जी ने अलमारी के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कुछ पुराने दस्तावेज मिले। पंडित जी ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक खास बात थी जिसने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। यहां लिखा है कि ब्लडी मेरी का असली नाम मैरी वॉन ट्यूलिप था। वह सदियों पहले इसी महल में रहती थी। उसे निर्दोष होने के बावजूद काले जादू के आरोप में मार डाला गया था। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही है। रामकिशन ने घबराते हुए कहा, तो क्या हम उसे शांत कर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, शायद, लेकिन हमें कुछ और ढूंढना होगा। शायद यहां कोई विशेष मंत्र या विधि हो जिससे हम उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकें। पंडित जी और रामकिशन ने महल के भीतर मिले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया। उनमें कुछ पुराने मंत्र और जादुई रीतियों का जिक्र था जो काफी पेचीदा और खतरनाक लग रही थीं। दस्तावेजों के पन्ने धुंधले और मिटे हुए थे, लेकिन उसमें एक खास मंत्र का जिक्र था जिससे ब्लडी मेरी की आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता था। पंडित जी ने कहा, यह वही मंत्र है जिसकी हमें तलाश थी, लेकिन यह सिर्फ मंत्र नहीं है, हमें इसे एक विशेष स्थान पर जाकर करना होगा। रामकिशन ने घबराते हुए पूछा, कौन सा स्थान? पंडित जी ने कहा, महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, वहां पर मैरी का शव रखा गया था। यह वही स्थान है जहां उसकी आत्मा का बंधन है। हमें वहीं जाकर यह अनुष्ठान करना होगा। रामकिशन का चेहरा पीला पड़ गया। तहखाना? लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। यह महल तो पहले से ही भूतिया है और तहखाने में न जाने कौन सी और आत्माएं होंगी। पंडित जी ने रामकिशन की बात अनसुनी करते हुए कहा, यह हमारा अंतिम मौका है। अगर हमने इसे नहीं किया तो ब्लडी मेरी कभी नहीं रुकेगी। दोनों ने महल के तहखाने की तलाश शुरू की। महल की दीवारें धीरे धीरे टूटती जा रही थीं और उनके हर कदम पर महल की गहराइयों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आखिरकार उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जाती थी। ये वही तहखाना था जहां मैरी को मारा गया था। दोनों ने डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाना बहुत ही पुराना और डरावना था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था
और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया ताकि आत्माओं से सुरक्षा मिल सके। जैसे जैसे वे तहखाने की गहराइयों में जाते गए, माहौल और भयावह होता गया। वहां चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं और कुछ दूर एक घोर सन्नाटा पसरा था। अचानक एक जोर की चीख गूंजी, जिससे रामकिशन और पंडित जी दोनों चौंक गए। तहखाने के सबसे गहरे कोने में उन्हें एक पुरानी कब्र मिली। कब्र पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे। यह वही जगह थी जहां मैरी की आत्मा कैद थी। पंडित जी ने कहा, यह वही जगह है, हमें यहीं पर अनुष्ठान करना होगा। रामकिशन ने कांपते हुए कहा, यह बहुत डरावना लग रहा है, हमें जल्दी करना होगा। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और कब्र के चारों ओर खास चिन्ह बनाने लगे, जिससे आत्मा को वश में किया जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, चारों ओर की हवा और भी भारी हो गई। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और अचानक से मैरी की आत्मा वहां प्रकट हो गई। ब्लडी मैरी की आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई थी। उसका चेहरा और विकृत हो चुका था। उसकी लाल आंखें ज्वालामुखी की तरह चमक रही थीं। उसने जोर से चीख मारी और उसकी आवाज से तहखाना कांप उठा। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, वह चीखी। मैं अपनी मृत्यु का बदला लेने आई हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रामकिशन डर से पंडित जी के पास खड़ा हो गया। पंडित जी ने जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन ब्लडी मेरी की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। उसने पंडित जी को अपनी ताकत से उठा लिया और दीवार पर फेंक दिया। पंडित जी का सिर दीवार से टकराया और वे बेसुध हो गए। रामकिशन ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन ब्लडी मेरी ने उसे जकड़ लिया। उसकी सर्द उंगलियां रामकिशन की गर्दन के चारों ओर कसने लगीं। रामकिशन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें घुटने लगीं। तुम सब मरोगे, ब्लडी मेरी की भयंकर हंसी गूंज उठी। रामकिशन की जान जाते जाते बची, क्योंकि अचानक पंडित जी ने आखिरी हिम्मत जुटाकर मंत्रों का आखिरी हिस्सा पूरा कर लिया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक तेज रोशनी तहखाने में फैली और ब्लडी मेरी की आत्मा बुरी तरह से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। रोशनी की चपेट में आते ही ब्लडी मेरी की आत्मा ने छटपटाते हुए रामकिशन को छोड़ दिया और धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी विकराल आकृति धुंधली होने लगी और अंततः वह तेज रोशनी में समा गई। तहखाने में सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने थकान से भरकर सांस ली और रामकिशन ने राहत की सांस ली। दोनों ने सोचा कि अब शायद ब्लडी मेरी की आत्मा हमेशा के लिए चली गई है। हालांकि ब्लडी मेरी की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी रहस्यमयी और भयावह था। पंडित जी ने रामकिशन को देखते हुए कहा, हमने उसे शांत तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यह आत्मा अब भी कहीं छिपी हुई है। हमें जल्दी ही गांव वापस जाना होगा और बाकी अनुष्ठान पूरा करना होगा। रामकिशन ने घबराते हुए कहा, मतलब अभी भी खतरा है? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हाँ, खतरा अभी भी है। अगर हमने जल्दी से जल्दी बाकी कदम नहीं उठाए तो ब्लडी मैरी फिर से वापस आ सकती है। अब उनके सामने एक नया संघर्ष था, आत्मा को पूरी तरह से खत्म करने का। पंडित जी और रामकिशन ने तहखाने से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। हालांकि ब्लडी मेरी की आत्मा को कुछ समय के लिए शांत किया गया था, लेकिन पंडित जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हमें जल्दी से गांव लौटना होगा, अब हमें और सावधानी बरतनी होगी। महल से बाहर निकलते ही रामकिशन ने एक बार फिर उस भयानक माहौल को महसूस किया। जैसे जैसे वे गांव की ओर बढ़ रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा और घना जंगल एक डरावनी काली चादर की तरह चारों ओर लिपटने लगा। जब वे गांव पहुंचे तो माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे और कुछ लोग खौफ से एक दूसरे को देख रहे थे। पंडित जी ने एक गांव वाले से पूछा, क्या हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब डरे हुए हैं? गांव वाले ने कांपते हुए कहा, कुछ दिन पहले एक बच्चा लापता हो गया था, फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। सबको लगता है कि यह ब्लडी मैरी की वजह से हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसने फिर से अपना आतंक शुरू कर दिया है। रामकिशन की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, हमने तो उसे रोकने की कोशिश की थी। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हमें इसे तुरंत रोकना होगा।
हम उस बच्चे और बाकी लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। पंडित जी ने गांव वालों से मदद मांगी। उन्होंने एक जगह इकट्ठा होने का कहा ताकि सब मिलकर एक योजना बना सकें। गांव वाले अब डर में नहीं थे, बल्कि उनमें एक नई उम्मीद जगी थी। हम सब मिलकर उसे रोक सकते हैं, पंडित जी ने कहा। हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हमें उन लापता लोगों का पता लगाना होगा और इसके लिए हमें फिर से उस महल में जाना होगा। गांव वाले सहमत हो गए। धीरे धीरे एक टीम बनाई गई जिसमें पंडित जी, रामकिशन और कुछ और गांव वाले शामिल हुए। उन्होंने एक रात में वापस महल जाने की योजना बनाई। रात का समय आते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सभी ने अपने अपने हाथों में तिल्ली की मशालें ले लीं और एकजुट होकर महल की ओर चल पड़े। रामकिशन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। महल के पास पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर उस भयावह वातावरण को महसूस किया। पंडित जी ने सभी को चेतावनी दी, हर कदम पर सावधानी बरतें, हमें मिलकर काम करना है। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या ब्लडी मेरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? महल के अंदर का माहौल पहले से भी अधिक भयानक था। दीवारें सड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूट चुकी थीं। पंडित जी ने कहा, हमें तहखाने की ओर जाना होगा, वहां हमें कुछ संकेत मिल सकते हैं। वे सभी धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े, लेकिन इस बार सबको लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दरवाजे से आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब वे तहखाने में पहुंचे तो वहां का दृश्य उनके होश उड़ा देने वाला था। वहां पहले से ही कई गांव वाले थे जो लापता हो चुके थे। वे बेहोश पड़े थे और उनकी आंखें खाली थीं। पंडित जी ने तुरंत उन लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अंधेरी परछाई दीवार से बाहर आई। ब्लडी मेरी फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। उसके चेहरे पर गहरा घाव था और उसकी आंखों में आग थी। तुमने मेरी शांति को भंग किया, उसने चीखते हुए कहा। अब तुम सबको यहां से नहीं जाने दूंगी। गांव वालों के चेहरे पर डर छा गया। वे पीछे हटने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोक दिया। डरो मत, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। वह अपनी शक्तियों को संचित करने लगा और एक और मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन ब्लडी मैरी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। तुम नहीं बच सकोगे, ब्लडी मैरी ने कहा, और उसके चारों ओर एक काला धुआं फैलने लगा। सभी गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन पंडित जी ने अपने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उस काले धुएं ने सभी को घेर लिया और अचानक गांव वालों को लगा जैसे वे किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हों। रामकिशन ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के पास गया। हमारे पास अब एक मौका है पंडित जी, हमें इस धुएं को तोड़ना होगा। पंडित जी ने सिर उठाया और कहा, हां, तुम्हें विश्वास रखना होगा। सभी को मेरे साथ मंत्र का जाप करना होगा। जैसे ही सबने मिलकर मंत्र का जाप करना शुरू किया, धुएं में हलचल होने लगी। ब्लडी मेरी का चेहरा चिढ़ा हुआ था और वह चीखने लगी। धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और ब्लडी मेरी शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन ठीक इसी समय रामकिशन ने देखा कि कई लापता लोग फिर से बेहोश हो गए थे। उनका चेहरा सादा था, जैसे उनकी आत्माएं वहां से निकल गई हों। नहीं, रामकिशन चिल्लाया, हमें जल्दी करना होगा। पंडित जी ने अपने पूरे दम से मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। सडनली ब्लडी मैरी ने रामकिशन की ओर देखा और उसे अपनी आंखों में खींच लिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा, और उसकी शक्तियां फिर से उभरने लगीं। वहीं पर रामकिशन की आवाज गूंजी, हम सब एक हैं, तुम्हारी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। जैसे ही उन्होंने एक साथ मंत्र का जाप किया, महल में एक तेज प्रकाश फैला। ब्लडी मेरी चीखते हुए एक बार फिर धुंधली होने लगी। नहीं, यह असंभव है, ब्लडी मेरी ने चीखते हुए कहा, और उसकी आत्मा ने चिल्लाते हुए महल के भीतर का वातावरण गरज उठा। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ा, एक तीव्र प्रकाश चारों ओर फैल गया। सभी गांव वालों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि प्रकाश इतना तेज था कि इसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। ब्लडी मेरी की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। मैं कभी नहीं जाऊंगी, वह अंत में कहती है। फिर अचानक प्रकाश ने अपने आप में एक धमाका किया।
और सब कुछ शांत हो गया। जब सबने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि ब्लडी मैरी गायब हो चुकी थी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन पंडित जी का चेहरा गंभीर था। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फिर से न लौटे, रामकिशन ने कहा। लेकिन हम उसे कैसे रोकेंगे? पंडित जी ने कहा, हमें फिर से उस मंत्र को पढ़ना होगा, लेकिन इस बार हमें एक शक्तिशाली वस्तु की आवश्यकता होगी। गांव वाले धीरे धीरे वापसी करने लगे, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं था। ब्लडी मेरी के भूत की छाया अब भी उन पर थी। रामकिशन ने विचार में डूबते हुए कहा, हमें इसके लिए एक योजना बनानी होगी। लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, अचानक एक हल्की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। रामकिशन ने अचानक महसूस किया कि फिर से कुछ गलत हो रहा है। पंडित जी, मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ ठीक नहीं है, रामकिशन चिल्लाया। तभी उन्होंने देखा, दूर कहीं एक काली आकृति फिर से प्रकट हो रही थी और सबकी आंखों में खौफ भरने लगा। यहां से कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये बस एक नई शुरुआत थी। ब्लडी मेरी का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था। गांव वाले वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रामकिशन की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपने मन में यह सोच रहा था कि क्या ब्लडी मेरी का सचमुच अंत हो गया है। अचानक एक काली आकृति महल के पास प्रकट हुई और सभी की निगाहें उस पर टिकी रहीं। यह क्या है? रामकिशन ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। यह वही है, उसे हमसे भागना नहीं है। उसने हमारी ताकत का सामना करने का निर्णय लिया है। जैसे ही सभी ने उस काली आकृति को देखा, उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ ब्लडी मेरी नहीं, बल्कि उसके साथ और भी आत्माएं थीं। जिन लोगों को पहले लापता माना गया था, उनकी परछाइयां अब महल के चारों ओर तैर रही थीं। गांव वाले एक दूसरे को देखकर सहम गए। वे जानते थे कि यह एक बड़ी विपत्ति थी। पंडित जी ने कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें इन आत्माओं को शांत करना होगा। अगर हम अकेले में उन पर ध्यान देंगे तो वे हमें कमजोर कर देंगी। रामकिशन ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी ताकत को खोने न दें। गांव वाले फिर से महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार वे बहुत सावधानी से चल रहे थे। पंडित जी ने सभी को एक मंत्र याद दिलाया जो वे पहले पढ़ चुके थे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही समय पर पढ़ें। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, काली आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सभी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने पहला शब्द बोला, धुआं फिर से फैलने लगा। बचो, बचो, गांव वालों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन पंडित जी ने ध्यान केंद्रित रखा और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही उन्होंने मंत्र के कुछ और शब्द बोले, काली आकृति थोड़ी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके साथ और भी आत्माएं थीं जो अब अपने चारों ओर काले धुएं का घेरा बना रही थीं। यह तुम्हारी शक्ति नहीं है ब्लडी मेरी, रामकिशन ने चीखते हुए कहा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों ने मिलकर फिर से मंत्र का जाप किया। अचानक वहां की हवा ठंडी और घनी हो गई। जैसे जैसे मंत्र की धुन तेज होती गई, वहां की स्थिति और भयावह होती गई। सभी की आंखों में डर था, लेकिन उन्हें एकजुट रहना था। ब्लडी मेरी ने फिर से अपने डरावने स्वर में कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। मैंने तुम सबको अपने साम्राज्य में खींच लिया है। उसके शब्दों से भय और बढ़ गया, लेकिन पंडित जी ने अपनी आवाज को और मजबूत किया। हम डरते नहीं हैं, हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे। जैसे ही मंत्र पढ़ा जा रहा था, अचानक एक गांव वाला जो अब तक चुप था चिल्लाया, मुझे बलिदान देना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामकिशन ने उसे रोका। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वह गांव वाला अपने आप को बचाने की बजाय अपनी जान की परवाह किए बिना एक तेज चाकू निकालकर अपनी हथेली को काटने लगा। उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं और उसी क्षण ब्लडी मेरी ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, उस पर एक चमक आई और एक मजबूत रोशनी फैली। सबकी आंखें चौंधी आ गईं और ब्लडी मेरी की आकृति एक पल के लिए धुंधली हो गई। अब नहीं, ब्लडी मेरी ने क्रोधित स्वर में कहा। वह तेजी से वापस आई और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तुमने जो किया है उसका मुझे कोई असर नहीं होगा। उसकी शक्ति अब और भी मजबूत हो गई थी।
पंडित जी का मंत्र अब और कमजोर होने लगा। गांव वाले फिर से डरने लगे। जैसे ही सभी ने देखा, वे समझ गए कि अब बहुत देर हो चुकी थी। पंडित जी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम हार नहीं मान सकते। लेकिन उसी समय ब्लडी मैरी ने अपने हाथ उठाए और एक तेज गुस्से की लहर का संचार किया। सभी गांव वाले एक दूसरे को पकड़ने लगे, लेकिन फिर से काली धुंध ने चारों ओर घेर लिया। रामकिशन की आंखों में आंसू थे। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम उसे रोकेंगे। लेकिन सब कुछ अंधकार में डूब गया। अचानक एक बहुत तेज ध्वनि सुनाई दी और सब कुछ खत्म हो गया। जब गांव वाले फिर से होश में आए तो उन्होंने पाया कि वे सभी महल के अंदर थे। चारों ओर अंधेरा था और खौफनाक सन्नाटा। रामकिशन ने देखा कि ब्लडी मेरी अब और भी डरावनी और शक्तिशाली हो गई थी। वह अब एक भयानक राक्षस बन गई थी। उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर कई आत्माएं तैर रही थीं। तुम सब अब मेरे हैं, ब्लडी मेरी ने हंसते हुए कहा। अब तुम सब यहां हमेशा के लिए रहोगे। गांव वालों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि वे अब उसके शिकंजे में थे। पंडित जी ने अपने मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वे सभी अब महल के चारों ओर बंधे हुए थे और उनकी आत्माएं धीरे धीरे खो रही थीं। रामकिशन ने अपने चारों ओर देखा और चिल्लाया, हम यहां से नहीं जाएंगे, हम अपनी आत्माओं को बचाएंगे। लेकिन ब्लडी मेरी ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुम सब मेरी दुनिया में हो और अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। गांव वाले अब जान चुके थे कि उनकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। सभी की आंखों में भय और निराशा थी। तभी रामकिशन ने अंतिम बार प्रयास किया, हम सब एकजुट हैं, हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ब्लडी मेरी ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम सबकी आत्माएं अब मेरी हैं, तुम सब इसी अंधेरे में खो जाओगे। और इस तरह गांव वालों की जिंदगियां हमेशा के लिए अंधकार में लुप्त हो गईं। कहानी का अंत यही है कि कभी भी अपने डर का सामना करने में पीछे न हटें। ब्लडी मेरी का आतंक खत्म नहीं हुआ और उसकी आत्मा अब भी उन सभी की खोज कर रही है जो उसके नाम को पुकारते हैं। कभी भी ब्लडी मेरी का नाम मत लो। ये कहानी हमें सिखाती है क्योंकि हर एक नाम के साथ एक आत्मा जुड़ी होती है और कभी-कभी आत्माएं हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती।